अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, वेल आई गॉट द रिप्लाई। दैट्स ग्रेट। हाउ वाज योर वीकेंड? हैव यू एंजॉयड? ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड? वाह जी वाह, फोर्ट मनरू से सैरे करके आ रहे हैं अफान साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, बाकी लोगों ने क्या किया? सो सो के तो वीकेंड नहीं गुजारा। अच्छा चलें बेटा, बस मैं ये बात पूछता इसलिए हूँ कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारा करें, वीकेंड एंजॉय किया करें ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं अपकमिंग वीक में वर्किंग करने के लिए। इट्स अ बेस्ट टेक्निक। अदरवाइज होता यह है कि वीकेंड की थकावट जो है ना वो भी साथ ऐड हो जाती है, और पूरे वीक आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या दिल भी कर रहा होता है तो समटाइम आपकी बॉडी आपको इस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू एंजॉय योर वीकेंड। असाइनमेंट्स वगैरह कोशिश किया करें वीक डेज में ही बना लिया करें, टाइम मैनेज करके। जी बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थियरीज ऑफ अर्ली एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। हम चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, चेंज मैनेजमेंट कैसी होती है, चेंज एजेंट क्या काम करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, और चेंज स्पॉन्सर्स भी होते हैं, उनका अपना एक रोल होता है। फिर हमने एक पूरी थ्योरी पढ़ी जिसमें हमने अनफ्रीज रीफ्रीज वाला सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ये अब मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी मैं वो पेज ओपन कर लूं। जी बेटा, ये हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है द जेमिनाई 4 आवर्स। ये भी तकरीबन उसी से ही मिलती जुलती चीजें हैं। इसमें देखें, इसने एक मॉडल दिया है जिसमें इसका फोकस है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के ऊपर। और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात कर रहा है, कहते हैं जी आपने करना क्या है, सबसे पहले तो रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम व्हाट? क्रिएट द डिजायर फॉर चेंज। सबसे पहले आपने डिजायर, अभी आपने देखिए जो हमने पिछला वाला मॉडल पढ़ा है उसमें भी हमने सेम देखा था ना, कि सबसे पहले ये रियलाइज करवाना है कि व्हाट, व्हाई टू चेंज, फिर व्हाट टू चेंज, और फिर उसके बेनिफिट्स बताने हैं ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर जाएं। उनको अपना कोई बेनिफिट नजर आ रहा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट दिया इन्होंने, क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट द एंटिटी इज ट्राइंग टू अचीव। उसका विजन क्रिएट करने की जरूरत है। एंड देन क्रिएट अ मेजरमेंट सिस्टम टू सेट टारगेट्स फॉर चेंज एंड मेजर परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसने हाईलाइट किया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरली। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज है जो मिस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना मुश्किल होता है, और इसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन चेंज को सपोर्ट कर रहा है और कौन चेंज के अगेंस्ट जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, रीस्ट्रक्चर। एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, एंड क्रिएट एन इकोनॉमिक मॉडल शोइंग हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द एंटिटी एंड देयरफॉर वेयर रिसोर्सेज शुड बी यूज। चेंज के मुताबिक हमें उसको रिस्ट्रक्चर, अब हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही नहीं रिस्ट्रक्चर करना, सिर्फ चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज चाहिए, कितना चेंज चाहिए, तो और उसको कैसे चेंज करना है। जी तरह आपने जब स्टार्ट किया तकरीबन तभी हमने ये वाला फोर्थ जिम्ना मॉडल भी स्टार्ट किया। इसमें हमने सिर्फ अभी तक पहला पॉइंट ही डिस्कस किया जिसमें हमने बात की है क्रिएट द डिजायर फॉर चेंज, और क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट द एंटिटी इज ट्राइंग टू अचीव,
एंड क्रिएट अ मेजरमेंट सिस्टम, ताकि हम परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है, जिससे मैंने आपको लास्ट टाइम एक टर्म यूज की थी केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब हम चेंज इंप्लीमेंट करेंगे तो हमने इन 3 पॉइंट्स को देखना है कि सबसे पहले डिजायर डेवलप करनी है, नंबर 2 विजन होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं इस चेंज के जरिए, एंड नंबर 3 मेजरमेंट सिस्टम हो कि उस चेंज को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कैसे कैसे सपोर्ट कर रहा है। जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखें, revitalize. This is entity commitment to the future. Find new products and new markets that fit well with the entity's environment. Invent new businesses. रिवाइटलाइज का मतलब यह है कि अब उस चेंज को हमने जो इम्प्लीमेंट किया है उसके जो हमने बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको बढ़ा दें, फैला दें। मीन्स कि अगर एग्जिस्टिंग सेटअप में आपकी लेट्स सपोज सेल है पर मंथ लेट्स सपोज 1 करोड़ की, तो कोशिश करें उस 1 करोड़ को 4-5 करोड़ पे लेके जाएं, अपना बिजनेस फैला दें, या जितना बिजनेस, जितनी मार्केट्स में आप बिजनेस इस वक्त कर रहे हैं उसमें अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ा दें। तो दिस इज अ वे कि हम उसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि उससे जब हमारी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो आप आवाम में वो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके टीम मेंबर है, आप उसमें उसे कोई शेयर उनको दोगे तो वो एम्प्लॉयज को भी अच्छा फील होगा, वो भी खुश होंगे। चेंज द रूल्स ऑफ कंपटीशन बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमेशा कोशिश की जाती है, आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, रेड टेप। रेड टेप का मतलब यह है कि कोई ऐसी न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाएं जो बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ना पता हो। आप ये इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब कोई और आपको फॉलो करके उस पर काम करेगा तो उसको साल, 6 महीने, 2 साल, कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। इसको बोलते हैं रेड टेप पीरियड। रेड टेप पीरियड में क्या होता है कि आप अपनी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है या जो उसकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का प्रोसीजर है, कोई एक एडवांटेज ले जाते हैं मार्केट में, उस एडवांटेज की बेस पर आप एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। आपने शायद सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स में ये होता है, कोई एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई, मीन्स की कोई एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई, कोई न्यू सॉल्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो होता क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो सॉल्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, 5 साल तक, ये इनका एग्रीमेंट होता है, 5 साल तक सेम फार्मूला कोई और कंपनी नहीं बना सकती। मीन्स के 5 साल तक सिर्फ वही प्रोडक्ट, वही जो एक प्रोडक्ट है वही कंपनी सेल करेगी जिसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी बीच में ब्लड प्रेशर की एक टैबलेट इंट्रोड्यूस हुई थी, न्यू सॉल्ट था, और उन्होंने मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग की, और वो जो न्यू सॉल्ट था वो ना बहुत मतलब इफेक्टिव था, उससे ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल होता था। अब वो हुआ क्या कि वो उन्होंने कंपेन भी अच्छी की, उसका रिजल्ट भी अच्छा था, इवेंचुअली वो कंपनी, वो जो प्रोडक्ट है बहुत मशहूर हो गई। अच्छा, अब वो मशहूर हो गई, सेल बढ़ गई, तो वो शॉर्ट भी होना शुरू हो गई। शॉर्ट होना शुरू हुई तो मैंने ऐसे 1-2 मेडिकल स्टोर मेरे जाने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या मसला है कि क्यों नहीं, ये मेरे से, मैं जिस शॉप पे जाता हूँ, जिस फार्मेसी पे जाता हूँ, वो कहते हैं कि जी नहीं हमारे पास खत्म हो गई है, शॉर्ट हो गई है। मैंने कहा ऐसा क्या मसला है, एक ही कंपनी बना रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज अ कॉपीराइट प्रॉब्लम। कॉपीराइट प्रॉब्लम ये होता है कि जनाब आपने एक प्रोडक्ट 5 साल तक सिर्फ एक कंपनी ही बनाएगी, कोई और कंपनी वो सेम प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। तो इस तरह से होता ये है, आपको मार्केट में कंपटीशन में एज मिल गया, अब आपकी वो जो टैबलेट है वो टिकटॉक की तरह बिक रही है। हाँ बेटा, इसको लाइसेंस भी कहते हैं, वरना इसको कॉपीराइट भी कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ टर्म यूज की जाती हैं। तो अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कोई खास किस्म का एज ले ले मार्केट में, तो उसका वो बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिन्यू, डेवलप इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज हैव द स्किल्स दैट आर नीडेड, एम्प्लॉयज have the skills that are needed and that they support the change process। एक तो वो स्किल भी हो, और दूसरा वो अगर नहीं है तो आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो स्किल डेवलप कर दें। क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू सीक
चेंज। ये तो हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि रिवार्ड सिस्टम जो है एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप एम्प्लॉय से काम ले सकते हो। डेवलप इंडिविजुअल लर्निंग एंड क्रिएटिविटी विद इन द एंटिटी। अगेन ये सारा पॉइंट किस पे है? लर्निंग पर, ट्रेनिंग पर, कि हम कोशिश करें अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर करें न्यू स्किल्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर करें न्यू स्किल्स के साथ, और वो स्किल्स जो चेंज के हिसाब से चाहिए हैं। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 4R मॉडल ऑफ जेमिनी, ये बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लें अभी। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? ओके गुड। नेक्स्ट वन इज द मैकिन्जी एस मॉडल, 7S मॉडल। ये इसने 7S मॉडल दिया है और मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इसका मॉडल बहुत यूजफुल मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसने अपने इस मॉडल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको इसने कहा है हार्ड एलिमेंट एंड सॉफ्ट एलिमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही आप समझ लें कि जिस तरह से कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर में क्या होता है कि लाइक जैसे आपका सीपीयू है या उसको डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर में सारे हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स में सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। तो ये पहले वाला ये जो पैराग्राफ है भी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसने बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया है। हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। बेटा हार्ड एलिमेंट्स में है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीजों के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीन हार्ड एलिमेंट्स के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकती, बल्कि कामयाब होने तो दूर की बात, जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, डेवलप होती है, वो इन्हीं एलिमेंट्स पे डेवलप होती है। वी फोकस ऑन स्ट्रेटजी, कि हमारे बिजनेस को डेवलप करने की, गोल्स को अचीव करने की स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या? हाउ वी वुड डू वर्क, हाउ वी विल परफॉर्म आवर ऑपरेशंस। This consists of the formally stated goals and objectives of the entity and a plan for allocating the entity's resources to activities in order to achieve those goals. In order to achieve those goals. हमने how we are going to achieve. This is the main thing. Next देखें स्ट्रक्चर है. Structure is the frequently envisioned as an organizational और ऑर्गेनोग्राम। ये बेटा ये जो लफ्ज दिया हुआ है ऑर्गेनोग्राम, इसका मतलब होता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कैसे करना है। आप यूं कह लें कि प्रोसीजर्स टू ऑपरेट, और अदर रिकॉर्ड्स दैट आइडेंटिफाइज हाउ रिपोर्ट्स टू हुम, सॉरी हु रिपोर्ट्स टू हुम। ये स्ट्रक्चर में ये पता होता है कि किसने कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद इन्फॉर्म किसको करना है। It is concerned with the division of responsibilities and the allocation of authority for the achievement of strategic goal. मैंने आपको बताया था कि तमाम गोल्स जो अचीव किए जाते हैं वो डिवाइड होते हैं पहले, जिससे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्मार्ट गोल्स का, वो पहले स्मार्ट गोल्स में डिवाइड होते हैं। बड़ा जो एक टारगेट होता है उसको स्मार्ट गोल्स में डिवाइड करके फिर हम आगे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। Systems, these are the system that operates within the organization, including manufacturing system, procedures and information system. हमें पता हो कि हमने चीजें मैन्युफैक्चर कैसे करनी है, ये मैन्युफैक्चर सिस्टम होता है। कैसे करने में, फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, रॉ मटेरियल हमने ट्रांसपोर्ट करके अपने पास कैसे लेकर आना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जो रॉ मटेरियल है वो थ्रू ट्रेन आता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रॉ मटेरियल थ्रू उनकी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको आउटसोर्स कर लेती हैं। तो हमें पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हमारा कैसे रन करेगा, हमने किन किन पार्टीज को कांटेक्ट करना है, उनसे हमने बिजनेस डील किस तरह से करनी है, हमने सामान क्रेडिट पे उठाना है या कैश पे उठाना है, हमने ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करनी है या हमने उसको डायरेक्ट कैश देना है। मीन्स जो भी उस सिस्टम में जितनी भी बातें आती हैं, वी मस्ट नो दैट,
नो फर्स्ट। प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप लोगों ने बीसी में पढ़े हैं। एक का नाम है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर आगे उस सिस्टम के अंदर आगे फर्दर चीजें आती हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन के टूल्स क्या होंगे, इधर टू डू कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल और टेलीफोन कॉल और व्हाट्सएप, लाइक जो भी हम उसमें यूज करना चाह रहे हैं, या हमने उसको रिटर्न का मोड यूज करना है और हमने उसको क्या कहते हैं जो भी बात करनी है वो थ्रू लेटर या मेमो करनी है। तो लाइक हम पहले ये सिस्टम डेवलप करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम डेवलप हुए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। जी बेटा, ये आपको हार्ड एलिमेंट समझ आ गए हैं? इन हार्ड एलिमेंट्स को एक दफा दोबारा देख लें, कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लें। अभी मैं ऑनलाइन हूँ, वेट कर रहा हूँ भी आपका। अगर आपने कुछ पूछना है तो मुझसे अभी पूछ लें। ओके बेटा, इस क्लियर आपका, मुझे रिप्लाई आ गया, क्लियर है आपको? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द सॉफ्ट एलिमेंट्स। अच्छा, ये हार्ड एलिमेंट्स इज जस्ट लाइक वॉल। किसी बिल्डिंग में दीवारें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिस दीवारों पे वो बिल्डिंग खड़ी होती है, स्ट्रक्चर बन जाता होता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के बाद उसके अंदर जब हम काम करते हैं तो उसमें कुछ और चीजें ऐड होती हैं जिसको हम सॉफ्ट एलिमेंट कहते हैं। द सॉफ्ट एलिमेंट्स इनसाइड द मॉडल आर to some degree harder to characterize, less tangible, and unquestionably progressively hard to measure. सॉफ्ट एलिमेंट का होता है कि इसको चेक करना, इसको एनालाइज करना, इसकी परफॉर्मेंस को देखना, ये सब चीजें जरा मुश्किल होती हैं। These are more influenced by company's culture and are important as the hard element for the success of the organization. ये वाली चीजें हम कल्चर में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारा अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस करना है कि सॉफ्ट एलिमेंट्स में क्या क्या चीज होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट इज शेयर्ड वैल्यूज। शेयर वैल्यूज में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाउ टू डील विद द पीपल। जो इसका पहला पॉइंट है, दैट इज हाउ टू डील विद द पीपल। जैसे अमेजॉन कहता है कि माय कस्टमर इज माय किंग, कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरे लिए बादशाह की हैसियत रखता है, वो जो हुक्म करेगा मैं मानूंगा। तो अब ये क्या है कि ये अमेजॉन की शेयर्ड वैल्यूज हैं, ये अमेजॉन की शेयर्ड वैल्यूज हैं। इसी बेस पर, इसी वैल्यू की बेस पर आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसी एक असूल की बेस पर जो अमेजॉन का मालिक है जेफ बेजोस, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। मैंने बीच में सुना था कि शायद वो सेकंड नंबर पर आ गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में आप खुद देख लें, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। मीन्स के देखें कि शेयर्ड वैल्यूज एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाब कर सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कर सकती है, आपके बिजनेस को कामयाब कर सकती है। जितने लोगों ने मार खाई है, नाकाम हुए हैं बिजनेस में, उनका यही सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि उनकी वैल्यूज अच्छी नहीं होती, उनकी शेयर्ड वैल्यूज अच्छी नहीं होती। These are the guidelines, these are the guiding beliefs about the purpose of the entity and why it exists. Purpose of the entity and why it exists. अभी आप मुझे बताएं कि Amazon को आप सब लोग मेरे ख्याल जानते होंगे, नाम सुना हुआ है ना आप सब लोगों ने Amazon का? रिप्लाई करें जरा चैट बॉक्स में। ओके गुड, आई गॉट द रिप्लाईज। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो लाइन दी हुई है अबाउट द पर्पस ऑफ द एंटिटी एंड व्हाई इट एग्जिस्ट, आप क्या समझते हैं कि अमेजोन की पर्पस क्या है और वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है? मुझे जरा एक दो वर्ड में इसका जवाब दें। जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई करें
कि आपको क्या लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अमेजोन का पर्पस क्या है? एंटिटी अमेजोन है और पर्पस आप बताएंगे क्या है, एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। यहाँ मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा लेसन देना है, आपके एक बहुत बड़ी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होने जा रही है आज आपकी। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड बिजनेस और नंबर वन पर आना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, मिसबा कह रही हैं कस्टमर को सेटिस्फाई और हैप्पी करना। ओके बेटा, बाकी सब लोग रिप्लाई करें जरा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अफान, हसीब, अरसल, अमीर हमजा, because they believe in easy shopping, direct to doorstep delivery without leaving comfort zone. Okay, please, people need to complete. अच्छा, आप लोगों के ना अब रिप्लाई डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि असल में जो मेन चीज है वो जो हमें जो ध्यान में रखनी है कि बेस ये जो रिप्लाई किया था गालबन मुझे मिसबा ने, दैट दिस इज अ गुड आंसर। कस्टमर को सेटिस्फाई और हैप्पी करना, दिस इज द मेन थिंग। यही वो एक पॉइंट है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ये देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की नीड्स को केटर कर रही है और उसमें हमने अपने कस्टमर को हर लिहाज से खुश करना है, तो फिर आप चाहे दुनिया जहान का कोई भी काम कर लें, अगर आपका टारगेट अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को खुश करना है, हैप्पी करना है, सेटिस्फाई करना है, तो समझें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छी हैं और आप कामयाब हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप लोग जैसे मुझे बाकी रिप्लाईज आए हैं कि जी इजी शॉपिंग ठीक है, ये लिंक करता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने से। अच्छा, दूसरा मुझे रिप्लाई आया नीड्स, पीपल की नीड को पूरा करना ठीक है, प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज ठीक है। ये वो बहुत उसको क्या कहते हैं, जेनेरिक से आंसर्स हैं। टू द पॉइंट जो आंसर है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसको हैप्पी करना। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो आज कामयाब हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पहला गोल ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को हैप्पी करना। Shared by the individuals who work in it, these might be, for example, providing customer service and satisfaction, or making profits, or providing a service to the community. ये वो पॉइंट्स हैं कि देखो आपकी बुक में भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, मेकिंग प्रॉफिट्स, और प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द कम्युनिटी। अब ये वो चीजें हैं जो हमने जहन में रखनी है, फोकस करनी है। ये आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, इनको एग्जैक्टली मेजर करना मुश्किल होता है। स्टाइल refers to the cultural characteristics of the entity and the people who work in it, and also the leadership style of management, या उसको लीडरशिप स्टाइल ऑफ इट्स मैनेजर्स। तो ये बेसिकली स्टाइल होता है द वे यू डू सम टास्क। ये फॉर एग्जांपल देखें, जो एड कोकोला या नेस्ले कंपनी अमेरिका में प्ले कर सकती है, वो शायद हमारे कल्चर में प्ले ना हो सके। हमारे कल्चर की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब किसी और कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को समझते हैं, उनके लॉज को समझते हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज को समझते हैं, और फिर ये अपनी सारी कैंपेन डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टाफ। बेसिकली स्टाफ ही तो वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। जेफ बेजोस अकेला कुछ नहीं कर सकता, एलॉन मस्क अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा जो आपका स्टाफ होता है वो आपकी कंपनी का एसेट होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब ये टारगेट करती हैं कि जी आज हमने कोई एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया है तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहे। ये ना हो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यूँ होता है कि एम्प्लॉयज आ रहे हैं और बस जा रहे हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और एम्प्लॉयज को टर्मिनेट हो रहे हैं या रिजाइन आ रहे हैं। दिस इज अ फेलियर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अब कोशिश करते हैं कि उसके पास स्टाफ
परमानेंट हो या कम से कम लॉन्ग टर्म जरूर हो, क्योंकि आप अपने स्टाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको चीजें बताते हैं, सिखाते हैं। आज आपने एक स्टाफ को चीजें सिखाई बताई और वो पता लगा कि 6 माह बाद वो छोड़ गया, और फिर अब आप दोबारा नया स्टाफ हायर करें, फिर उस पर ट्रेनिंग दें उसको, तो ये एक फिर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसी काम पे लगी रह जाए। Skills. These are the skills of key personnel. What can they do well and what do they do badly? हमें पता हो कि हमारे जो एचआर हैं, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो मेंबर्स हैं, उस उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज की वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज की वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती हैं। The hard factors are so called because they are relatively easy to define. Strategy can be recorded in a strategic plan, structure of an organization chart, and system in the procedural manual. But the soft factors are harder to identify and define. Of course, there are elements of these factors that are relatively easy to define, such as wage rate. Soft factor में कुछ चीजें तो डिफाइन की जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें प्रॉपरली डिफाइन नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल बता रहा है वेज रेट, बट देयर आर फैक्टर्स दैट आर मोर डिफिकल्ट टू पिन डाउन, सच एज स्टाफ मोटिवेशन एंड लॉयल्टी। सबसे बड़ा टास्क जो है वो स्टाफ की मोटिवेशन और स्टाफ की लॉयल्टी। आपका स्टाफ आपका क्यों बन के रहे, वो क्यों ना और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ट्राई करे, वो क्यों ना अपनी प्रमोशन के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को देखे जहाँ पे उसको। आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन आज एक कंपनी में काम कर रहा है तो कल दूसरी कंपनी में काम कर रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि स्टाफ की जो मोटिव्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरियां कुछ डिफरेंट होती हैं। तो वो जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपके पर्सनल गोल से अलाइन नहीं करते, तो वहां पे स्विचिंग रूटीन का मैटर होती है। स्विचिंग का मतलब पता है ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर लेना। तो ये वो चीजें हैं कि जो मोटिवेशन है स्टाफ की जो लॉयल्टी है, इसको प्रॉपरली मेजर करना, इसको मेंटेन रखना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। When making strategic change, a failure to take any one of the 7 factors into consideration could have adverse implication for the other 6 factors. हमारे इन 7 में से कोई एक चीज भी मिस हो रही हो तो बाकी 6 जो एलिमेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, and the change will not be successful. All 7 factors must therefore be given consideration. All 7 factors must therefore be given consideration when change is planned and implemented. When the model was first devised, research showed that in many US corporations, managers tend to focus on those factors that they felt they could change. Structure, strategy, and system, ये hard variables हैं. However, they tended to ignore the other 4 factors: skill, style, staff, and shared values. The soft variables, according to McKinsey, this is why attempts at static change often fail. कि लोग क्या करते हैं कि हार्ड वेरिएबल को तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्ट वेरिएबल्स को समटाइम मिस कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या वो समझते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। इसके बगैर भी चेंज का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। जी बेटा, मुझे बताइए, समझ आ गया पूरा मॉडल? ओके, दैट्स ग्रेट। लें जी बेटा, आज आपका ये चैप्टर एंड हो गया। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, यूजिंग 7S मॉडल एनालिसिस। ये एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा करें कि ये जो 3 पैराग्राफ हैं, ये वही 7S मॉडल जो भी हमने डिस्कस किया, सॉफ्ट एलिमेंट्स एंड हार्ड एलिमेंट्स, ये उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा है। आप वो इसको एक दफा स्टडी करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया? आई होप कि आप सब लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर से ये बताना चाह रहा है कि जो 7S हैं, इसमें हार्ड फैक्टर भी हैं और सॉफ्ट फैक्टर भी हैं। हमने देखना ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को
किस फैक्टर की पहले जरूरत है, या कौन से फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उनको पहले क्या कहते केटर किया जाए, और बाद में कुछ फैक्टर्स को हम बाद में डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी ही ठीक नहीं है, तो हम सॉफ्ट एलिमेंट्स को बाद में ठीक करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है, उनके हार्ड फैक्टर बहुत फिट हैं, कोई मसला नहीं है उनमें, लेकिन उसमें सॉफ्ट फैक्टर्स में अब हमने देखना है कि किन सॉफ्ट फैक्टर्स की अर्जेंट बेसिस पे जरूरत है। अब हो सकता है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे एक ब्रांड है खादी, या आप कह लें कि आउटफिटर्स। अब इस ब्रांड का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटेजी है, वो ठीक जा रही है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि किन चीजों में चेंज लाने की जरूरत है। अब हमने जब इसको सर्वे किया, एनालिसिस किया, तो वी रियलाइज कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टाफ है, वो उतने स्किल्ड नहीं हैं। जो कस्टमर को डील करते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें आउटफिटर्स की स्ट्रेटजी को या उसके जो स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें पहले ही बेहतर हैं। हमने क्या ठीक करना है, उसके स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, और स्टाफ की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं कि हाउ टू डील विद द कस्टमर, तो उसको हमने डेवलप करने की जरूरत है। अब देखें, और इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अब हर जगह पर ओनर खुद तो नहीं जा सकता ना। अगर वो कंपनी सोल प्रोप्राइटर पे नहीं बेस कर रही, बल्कि पार्टनरशिप पे बेस कर रही है, 10 भी पार्टनर हैं, तो क्या 10 पार्टनर खुद तमाम आउटलेट्स पे जाके अब अपनी चीजें सेल करेंगे, कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं होता। हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उनकी स्किल डेवलप करनी होती है, उनको मोटिवेट रखना होता है, उनकी लॉयल्टी विन करनी होती है। जब तक उनकी मोटिवेशन नहीं होगी, उनकी आप लॉयल्टी विन नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब जो ये सिनेरियो मैंने आपको बताया है आउटफिटर्स वाला, इसमें स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें हार्ड फैक्टर सारे ठीक है। इसमें हमने क्या है देखना है, सॉफ्ट फैक्टर्स में, और खासतौर पे एम्प्लॉयज की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं, हमें उनको ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह से हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी और स्किल को ठीक करने की जरूरत हो, तो हमने वो एस आइडेंटिफाई करना है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे बाकी चीजें बाद में, लेकिन जो हमने देखना ये होता है कि फर्स्ट नीड क्या है, या अर्जेंट नीड क्या है। हमने पहले उस अर्जेंसी को केटर करना है, और बाद में हमने देखना है कि इसके बाकी कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो इस काम के लिए हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। जी बेटा, 7S मॉडल का एनालिसिस समझ आ गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके बेटा, वी स्टॉप हियर टुडे। ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में एंड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली, वो छोटा चैप्टर है, 4-5 दिनों में एंड हो जाता है। तो इस वीक आपका फ्राइडे को तो खैर टेस्ट भी होगा, चैप्टर 1 की जो बाकी पोर्शन रह गया है। और देखेंगे, या तो इस वीक में एंड हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे को लाजमी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, इसको दोबारा अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो डिस्कस कर लें, मुझसे पूछ लें। आज भी मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप में भी, और अदरवाइज कल हम क्लास से पहले भी आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूंगा। और लेकिन साथ के साथ आप इसके बेटा नोट्स लाजमी बनाएं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि नोट्स बनाएं और नोट्स में चेक कराएं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने नोट्स रेगुलर बनाकर भेजते रहते हैं, लेकिन कुछ आप में से जरा ढीले भी हैं, वो मुल्तानी होने का सबूत देते हैं ना, हड हराम हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये इस वक्त की जो आपकी सुस्ती है, ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, आपको पता है कि चीजें आप के लिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक मुश्किल जरूर है कि आपने बैठ के पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और इसको रिवाइज करना है। बेटा अब आप अपना रिवीजन प्लान दोबारा स्टार्ट कर दें। आप उसको वीक में बेशक वीक वाइज डिवाइड कर दें, या डे वाइज डिवाइड कर दें, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हैं कि चैप्टर 6 है, तो आप उसके लिए मैक्सिमम 3 डेज रखें, मैक्सिमम। कि जी एक दिन में आपने उसका एक पोर्शन करना है, सेकंड डे में सेकंड पोर्शन करना है, थर्ड डे में थर्ड पोर्शन करना है। इसी तरह से आपने उसको, जिस अगला चैप्टर है उसको इस तरह से डिवाइड कर लें। बेटा रेगुलर बेसिस पे रिवीजन रखें। जब तक आप बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, तो लगता ऐसे है कि मुझे आती हैं, कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो उसके कीवर्ड्स होते हैं, उसके जार्गन्स होते हैं, जब तक आपको वो फिंगर टिप्स पर नहीं याद होंगे, तो बीएम फंस जाती होती है।
मैं आपको डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। तो कोशिश करें अपना रिवीजन का पूरा प्लान बनाएं, बल्कि आप सब लोग मुझे रिवीजन का एक प्लान बनाकर भेजें। देखिए हमारे तकरीबन 5 and 2 7 चैप्टर तो हो चुके हैं ना, और 8 चैप्टर हमारा अगले 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपका एक बड़ा काम, बड़ा जो सिलेबस है वो कवर हो गया, मेन सिलेबस कवर हो गया। अब आप इसका पूरा एक एक्शन प्लान बनाएं, जिसको आप नाम दें रिवीजन एक्शन प्लान। उसमें आप चैप्टर्स को डे वाइड क्या कहते हैं डिवाइड कर लें, और उसको रेगुलर बेसिस पे फिर आप अपने एक्शन प्लान को फॉलो करते हुए आप उसको डेली बेसिस पे रिवीजन अपनी स्टार्ट करें। और साथ साथ जो ये जो आज चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इनके हैंडआउट्स बना के आज बेटा आप लोगों ने मुझे बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैप्टर 10 के तो नोट्स बना के भेजे थे, वो जो आपकी असाइनमेंट थी, लेकिन चैप्टर 1 पे आप लोग आके थोड़ा स्लो हो गए हो। बेटा मुझे चैप्टर 1 की जो असाइनमेंट है ना, वो इस वीकेंड पे चाहिए हर हाल में। मुझे चैप्टर 1 की असाइनमेंट इस वीकेंड पे चाहिए। अभी 4-5 दिन है आपके पास, आपने मुझे फ्राइडे नाइट तक या सैटरडे इवनिंग तक आप मुझे उसको सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, विश यू ऑल दी बेस्ट। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआएं आपके लिए। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।